So let us start with the chapter 2 of physics. Chapter 2. Chapter 2, second, force and law of motion. Forces and law of motion. Force and law of motion. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बेसिकली फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और ये लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये न्यूटन ने दिए थे तो इस वजह से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, या हम शॉर्ट में बोलते हैं NLM। हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NLM। आपको ऐसे कुछ याद, ये शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म नहीं होता है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे बोला जाता है तो पता होना चाहिए। तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर में आप व्हाट यू विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फोर्स। ये फोर्स होता कैसा है। तो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट व्हाट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज, मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रैक्टिकली जानें। फोर्स को डिफाइन करने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से समझें। अगर मैंने डेफिनेशन दे दी तो डेफिनेशन से आप उसको प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल वे में समझना, ये काफी कठिन काम है। आप पहले से समझ लें और फिर डेफिनेशन से उसको जस्टिफाई करें तो ये काफी आपके लिए सही रहेगा। पहले आप समझ लें और फिर डेफिनेशन से उसको जस्टिफाई करें तो आपको काफी आसान रहेगा। सो फोर्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे और ये जो लॉ ऑफ मोशन है बेसिकली ये इन्हीं फोर्सेस के बारे में बताएगा, इन्हीं फोर्सेस के बारे में बताएगा। तो चलो पढ़ते हैं हम फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? बहुत छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं हम। पुल और पुश। फोर्स इज ए पुल और पुश। सो व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द पुल और पुश? दोनों ही फोर्स हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर है इसमें, तभी तो इनके अलग अलग नाम है। अगर इनके अलग अलग अगर इनका अंतर नहीं होता है, इनमें अंतर नहीं होता तो इनके अलग अलग नाम नहीं होते। सो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पुश और पुल? तो अब क्लास 9 से आप हर चीज बहुत ही क्लियर वे में जनरली आप सीखेंगे। बेसिकली फिजिक्स 9 क्लास से स्टार्ट होती है मेरी समझ में, है ना। अभी तक तो आपका साइंस चलता रहता है, तो अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए फिजिक्स के बारे में। So what is pull or push and how will you make the difference कि भाई ये pull है और ये push है? तो मैं बताता हूँ pull क्या होता है। Pull is a force of bringing the object closer. Pull is a force of bringing the object closer, है ना। पुल एक ऐसा प्रकार का फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को घटाता है। मतलब जैसे मैं किसी को खींचूं अपनी तरफ तो मेरे और उसके बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। तो पुल एक इस प्रकार का फोर्स है जो जब लगता है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो दूरी होती है वो जनरली घटती है। अगर मैं किसी को धक्का दूंगा तो उससे क्या होगा? पुश अगर करूंगा तो उससे दूरी बढ़ेगी। तो पुश करने से दूरी बढ़ती है और पुल करने से दूरी घटती है। तो इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो हम फोर्स के बारे में हम देख रहे हैं कि फोर्स क्या है। पुल और पुश है, धक्का देना या किसी को अपनी तरफ खींचना ही फोर्स है ना। उसके कारण क्या हो रहा है? हमने देखा कि भाई दूरी गड़बड़ रही है ना। तो फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। तो एक मैग्नेट रख दीजिए आप, नॉर्थ पोल। आपको पता है कि हर एक मैग्नेट की पोल होती है, नॉर्थ और साउथ पोल रहती है हर एक इंडिविजुअल मैग्नेट की। अगर हम इसको तोड़ भी देंगे तब भी इसकी फिर से नहीं, अगर इसको तोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये एक साउथ बन जाएगा और यहां से फिर से एक नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर से मैग्नेट बन जाएगी, ये फिर से मैग्नेट है। हर एक कोई एक ऐसी मैग्नेट नहीं मिलेगी दुनिया में जिसकी एक ही पोल हो। जैसे आप तोड़ते जाएंगे तुरंत उसको अलग इंडिविजुअल मैग्नेट बन जाएगी वो। सो अगर मैं कहूं
कि एक मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई है और यहाँ पर एक मैग्नेट रखी हुई है, ये उसकी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये उसकी नॉर्थ पोल है, ये उसकी साउथ पोल है। तो अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने पढ़ा था। तो अगर ये ए मैग्नेट है, ये कौन सी मैग्नेट है, ए मैग्नेट है, और ये बी मैग्नेट है, तो ए बी को क्या करेगा, ए बी को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ए विल बी अप्लाइंग ए पुलिंग फोर्स टू बी, तो ये फोर्स है ए के कारण बी पर। अब बी भी क्या करेगा, इसको ए को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो ये बी के कारण फोर्स है, बी के कारण फोर्स है ए पर, बी ए पर फोर्स लगा रहा है और ए बी पर फोर्स लगा रहा है। सो बोथ आर एक्टिंग, बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच एंड अनदर, सो दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। ये इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली इनके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। तो ये बेसिकली पुल को आप ऐसे मान सकते हैं कि भाई इट लुक लाइक अट्रैक्टिव इन नेचर, इट लुक लाइक अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर आप इस थोड़ी देर के लिए अगर आप इसकी पोलैरिटी बदल दें, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है ना। तो साउथ इस तरफ आ जाएगा और नॉर्थ इस तरफ आ जाएगा, है ना। तो अब देखो ये क्या करेगा, रिपल करेगा कि नहीं करेगा। तो जो ए मैग्नेट है और जो बी मैग्नेट है, नाउ ए विल बी अप्लाइंग ए फोर्स, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, ए विल बी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये किसका फोर्स है, ए का फोर्स है, ये किसका फोर्स है, ए का फोर्स है, ये ए का फोर्स है इस समय, और बी विल बी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि रिपल्शन का फोर्स हो रहा है। सो बी का ये फोर्स है। तो अब आप देखिए डिफरेंस देखिए, आपने इस मैग्नेट को पलट दिया तो देखिए फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होगी, फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। आपने सिर्फ मैग्नेट को पलटा और आप देखो फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुशिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल फोर्स लग रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, पुल फोर्स लग रहा था, यहाँ पर पुलिंग फोर्स लग रहा था, यहाँ पर पुशिंग फोर्स लग रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर एक मैग्नेट की क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस वजह से उस पर क्या हो रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, फील्ड के आसपास क्या होंगे, फोर्सेस लग रहे होंगे। अब मैग्नेट में या तो फोर्सेस अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे या रिपल्सिव इन नेचर होंगे, या अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव इन नेचर होंगे। तो ये आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। जो हमारी अर्थ होती है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, अर्थ होती है, और अर्थ की एक टेंडेंसी होती है, अर्थ की एक टेंडेंसी होती है कि हर एक ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर वो खींचती है। तो अर्थ बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुलिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, पुलिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। सो दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स, and this force is always attractive in nature, always attractive. No, gravitational force is always attractive in nature. Gravitational force is always attractive in nature, is always attractive in nature, attractive in nature, मतलब नेचर में ये हमेशा कैसा प्रवृत्ति का बनेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। जबकि मैग्नेट का क्या है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। तो ये अभी हमने फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि पुल और पुश है, और मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, है ना। तो ये आपको अभी समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है फोर्स को, मैंने क्या नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। अभी मैंने फोर्स को क्या नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भाई फोर्स, ऐसे हम खड़े हुए हैं, अभी विंड चल रही है, तो हवा से मेरे को कुछ ना कुछ फोर्स महसूस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुश। हवा ने मेरे को क्या किया, बेसिकली पुश किया है, बेसिकली पुश किया है कि नहीं किया है। मैं बेसिकली अगर आप देखें तो मेरी चारों तरफ क्या है, हवा घिरी हुई है। सो आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, है कि नहीं। मैं जितनी तेज हवा को मारूंगा उतनी तेज मेरे को हवा लगेगी। अगर सिंपल खड़ा हूं तो हवा नहीं लग रही, फैन चलाने लगते हैं, हवा है लेकिन हवा लग नहीं रही होती। जब फैन चलाते हैं, जब वो चलता है तभी तो हवा लगती है। सो आई मीन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर।
आप देखेंगे कि हवा से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आप अगर पानी में आप होंगे तो पानी से कांटेक्ट होगा, अगर आप हवा में हैं तो हवा से कांटेक्ट होगा, अगर आप अपने चारों तरफ दोस्तों को बिठा लें तो आप दोस्तों के कांटेक्ट में हैं। सिंपल सी बात है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और सारे एग्जाम्पल बेसिकली जनरली हम फिजिक्स में नेचर से ही उठा रहे होंगे। तो फोर्स, हवा मेरे को फोर्स कैसा लगा सकती है, ज्यादा भी लगा सकती है, कम भी लगा सकती है, फास्ट भी, तेज लगा, हार्ड लगा सकती है, या सॉफ्ट फोर्सेस लगा सकती है। कोई मेरे को तेज थप्पड़ मार सकता है, या मैं किसी को तेज थप्पड़ मार सकता हूं, या मैं किसी को धीरे से थप्पड़ मार सकता हूं। मैं बॉल को तेजी से मार सकता हूं, आई कैन हिट ए बॉल हार्डर एंड आई कैन हिट ए बॉल सॉफ्टर। दोनों चीजें हो सकती हैं। सो फोर्स, आप फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स। आप बाजार जाएंगे, कहेंगे भाई आलू चाहिए मेरे को, तो वो पूछेगा कितने आलू, कितना आलू चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 किलो मेरे को आलू चाहिए, तो क्वांटिटी आपने बता दी ना। अब फोर्स सॉफ्ट है या हार्ड है? हिट आपने जो किया है वो सॉफ्टली हिट किया है या हार्डली हिट किया है? तो ये अब हम क्वांटिफाई कर रहे हैं, फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी के रूप में देख रहे हैं। सो उसको हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। उसको हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब फोर्स की क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा अमाउंट में? 10 किलो मैंने प्याज खरीद ली, 10 किलो खरीद ली, 1000 किलो खरीद ली, या बहुत सारी खरीद ली। तो हाउ, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स? तो उसको हम मैग्नीट्यूड से देखते हैं। तो फोर्स ज्यादा लगा तो वो कैसे बताया जाएगा? मैग्नीट्यूड के द्वारा। कितना ज्यादा लगा वो भी मैग्नीट्यूड के द्वारा ही बताया जाएगा। अब एक और चीज अगर आप देखें तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन पे आप लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन पे लगा सकते हैं आप, बॉल बैट से किसी भी एंगल पर बॉल को मार सकते हैं, है ना। तो फोर्स कभी आप इस तरफ खेलते हैं, कभी इस तरफ खेलते हैं, है ना, कभी पीछे की तरफ खेलते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की क्या होती है? बेसिकली डायरेक्शन। आप इस तरफ फोर्स लगा सकते हैं, आप इस तरफ फोर्स लगा सकते हैं, आप लेफ्ट साइड फोर्स लगा सकते हैं, आप राइट साइड फोर्स लगा सकते हैं, आप अप डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, आप डाउन डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? मैं ऐसे फोर्स लगा सकता हूं, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा, मैं सामने की तरफ फोर्स लगा सकता हूं, मैं इसकी तरफ फोर्स लगा सकता हूं, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो फोर्स अब समझ में आएगी फोर्स की क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स को अभी आपने जो समझा वो क्या है? फोर्स की एक मैग्नीट्यूड होती है और फोर्स की एक क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, जो कि फोर्स की होती है, जो कि किसकी होती है? फोर्स की होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको, फोर्स क्या है? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, और रिलेशन देखते हैं फोर्स के बारे में। अभी हमने सिर्फ फोर्स के बारे में इतना पढ़ा कि भाई पुल होता है, पुश होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसकी एक मैग्नीट्यूड होती है और उसकी एक डायरेक्शन होती है, इस वजह से वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, किसी भी चीज पर फोर्स लगाए, बल लगाए, ताकत लगाए, तो उसका वेलोसिटी जो होती है, या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है या घट सकती है। जैसे मैंने कैच किया, बॉल चल रही थी, मैंने पकड़ लिया, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और पकड़ के मैंने फेंक दिया तो बॉल की वेलोसिटी अब क्या होगी? बढ़ गई, 0 से कुछ बढ़ गई। तो फोर्स लगाने से बॉल की वेलोसिटी को मैं घटा भी सकता हूं, बढ़ा भी सकता हूं कि नहीं सकता हूं? फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। मैंने इंजन चलाया, फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। फिर मैंने ब्रेक लगा दी तो उसकी वेलोसिटी घट गई। तो फोर्स के कारण क्या हो सकता है? वेलोसिटी में उतार चढ़ाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बॉल को मैं कैच कर लूं तो 0 वेलोसिटी हो गई, फेंक दूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ना घटे ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लो धक्का लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं इस दीवार पर,
इसकी वेलोसिटी पहले भी 0 थी, अब भी 0, क्योंकि इतना फोर्स नहीं लगा रहा हूं कि ये चल पाए, तो इस वजह से इसकी वेलोसिटी 0 है। तो फोर्स के कारण वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, या उतनी ही रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फोर्स बेसिकली वेलोसिटी से इस तरीके से रिलेट करता है, फोर्स वेलोसिटी से इस तरीके से रिलेट करता है, मतलब फोर्स के कारण वेलोसिटी में कुछ चेंज आ सकते हैं। इट हैज द टेंडेंसी, फोर्स का ये प्रभाव है कि वेलोसिटी को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, या वही रहने दे, जैसा मैंने अभी बताया। अब देखो, आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट। अगर वेलोसिटी के घटने बढ़ने का रेट, किस रेट से ये घटी, किस रेट से ये बढ़ी वेलोसिटी, अगर घटी तो किस रेट से घटी, अगर बढ़ी तो किस रेट से बढ़ी, तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज व्हाट एक्सेलरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन से भी है, मतलब फोर्स के कारण वेलोसिटी में भी चेंज आ सकता है, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन में भी चेंज आ सकता है, दोनों में चेंज आ सकता है। तो अभी हमने फोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि पोल और फोर्स है, और वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के कारण वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन में भी चेंज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। फोर्स हम धीरे से भी लगा सकते हैं और तेज भी लगा सकते हैं, तो उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होती है। सो दिस ऑल द थिंग्स दैट बेसिकली फोर्स को हमने किसी ने कभी कोई देखा नहीं है, फोर्स को हम फील कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही होती है तो एग्जर्ट होता है, हमें फोर्स लग रहा होता है ना। जब हम गिर जाते हैं तब भी हमारे ऊपर फोर्स लग रहा होता है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, इम्पैक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। सो जब तेज हवा चल रही होती है तब ज्यादा तेजी से आपको फोर्स लग रहा होगा, जब स्लो विंड चल रही होगी तो आपको कम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा। सो फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं, इट इज नॉट ए थिंग कि हम उसको देख पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। नाउ लेट मी डिफाइन व्हाट इज द फोर्स इन टेक्निकल वे। अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, है ना, अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। सो फोर्स की डेफिनेशन हम बता रहे हैं, फोर्स इज ए पुल और पुश, फोर्स is an influence which tends to move a stationary object, which tends to move a stationary object or stop a moving object, or stop a moving object, or stop a moving object। ये अभी मैंने बताया था, बॉल को आप रोक पा रहे थे और बॉल को आप चला भी पा रहे थे। बॉल को आपने रोका था तो वहीं से मैंने ये डेफिनेशन उठाई है। एक बॉल को आप रोक पा रहे हैं तो टेंड्स टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक बॉल रुक गई है तो उसको फेंक दिया तो टेंड्स टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। रुकी हुई बॉल है, रुक गई, बिल्कुल बाउंड्री में चली गई, रुक गई है, और उसको फेंक देंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आएगी। और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो पहले से ही चल रही है, जो बॉल आई मेरे पास, मैंने उसको कैच कर लिया तो वो क्या कर दिया, मैंने उसको रोक दिया। और चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, स्पीड की डायरेक्शन बदल सकती है, स्पीड की अमाउंट बदल सकती है। जैसे बॉल आई, मैंने तेजी से मार दिया तो उसकी स्पीड तेज हो गई या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी को भी घटा बढ़ा सकती है। और क्या कर सकती है, भाई बॉल आई मेरे पास, मैंने उसको तेजी से मार दिया तो उसकी वेलोसिटी में उतार चढ़ाव हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है, बॉल को इतनी तेज मार दूंगी बॉल की शेप ही बदल जाए। कई बार आपने देखा होगा जो जिस बॉल से आप खेलते हैं वो फट जाती है। सो और इट कैन चेंज
the shape and size of the object, the shape and size of the object, and size of the object. So these all are the things that comes under the definition of force. तो बेसिकली ये फोर्स के जो डिफाइन किया है, अभी मैं कई तरीके से और डिफाइन करूंगा इस चैप्टर में, आपको कई तरीके से और डिफाइन करने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो ये फोर्स में मैंने डिफाइन किया है, ये बेसिकली उसके इफेक्ट है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, या ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में था उसको चला सकता है, या उसकी वेलोसिटी को बदल सकता है, या उसकी शेप एंड साइज को बदल सकता है। डिपेंड करता है फोर्स कितना लगा। अब मैं चाहूं कि इसको मैं धक्का दे के इसको शेप को बदल दूं, इतना फोर्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसकी शेप को बदल दूं या दीवार की शेप को बदल दूं। डिपेंड करता है, लोहा को अगर मार रहे हैं तो उतने अमाउंट में फोर्स होना चाहिए कि उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाए। जरूरी नहीं है आप हमेशा उसके शेप और साइज को बदल पाए। डिपेंड करता है कि हाउ रिजिड द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट कितना कठोर है। अगर आप देखें कि अगर बॉल होती है, जो कुछ मैच खेलने के बाद बॉल का शेप एंड साइज बदल जाता है, तो अंपायर क्या करता है? अंपायर बॉल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। द कैप्टन विल गो टू द अंपायर एंड ही विल इन्फॉर्म अबाउट द बॉल साइज। तो वो देखा आपने कि वो एक होल में डालता है और वो देखता है उसके साइज को, है ना। सो दिस ऑल अबाउट द फोर्स। फोर्स को मैंने डिफाइन कर दिया है। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फोर्सेस हैं, अब हम फोर्स के टाइप पढ़ेंगे। एक और चीज आप पढ़ेंगे अभी, रिजल्टेंट फोर्स। क्या पढ़ेंगे अब आप? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? पहले मैं उसको क्या है समझा देता हूं कि क्या है, प्रैक्टिकल वे में क्या है। एक गाड़ी खड़ी हुई थी, एक गाड़ी खड़ी हुई थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन, क्या है, स्ट्रॉन्ग मैन ने इस गाड़ी में फोर्स लगाया और इस गाड़ी को एक्सीलरेट कराया। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराया, 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट कराया। अब यहां पर कुछ और आदमी आगे, वही गाड़ी उठा ली हमने। कौन सी गाड़ी उठा ली? यही वाली गाड़ी उठा ली। उस सेम गाड़ी को अब 4-5 लोग जो काफी वीक हैं, है ना, जो काफी वीक हैं, मतलब 2-3 लोग, 4 लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं। अब भी इसका एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड है। ये स्ट्रॉन्ग मैन है और ये क्या है? वीक पर्सन है, वीक मैन है। ये क्या है? वीक मैन, ठीक है ना। तो ये फोर्स लगा रहे हैं और उनका एक्सीलरेशन वही है ना। उनका एक्सीलरेशन अभी भी, उस गाड़ी का एक्सीलरेशन चेंज नहीं हुआ। एक्सीलरेशन अभी भी 10, पहले भी 10 था और अब भी 10 है। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस, ऑफ ऑल द फोर्सेस, है ना। द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रॉन्ग मैन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय द वीक मैन, ठीक है ना। आई बात समझ में? नहीं, इसने जो फोर्स लगाया वो इन सबका क्या है? रिजल्ट है। भाई 4 लोगों ने 10-10 हजार रुपए दिए, 40,000 रुपए हो गए, है ना। और एक आदमी ने ही 40,000 रुपए दे दिए, तो ये चारों के रुपए जो हैं और इनके रुपए हैं, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। तो अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, इफ a single force acting on a body, if a single force acting on a body produces the, if a single force acting on a body produces the same acceleration, if a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by the number of, produces the same effect, आप देख लो, same effect,
If a single force acting on a body produces the same effect as produced by the number of forces, then that single force is the resultant of all the forces. Then that single force is the resultant of all the forces, resultant of all these forces, है ना. If a single force acting on a body produces the same effect as produced by the number of forces, then that single force is the resultant of all the forces. भाई एक आदमी ने जो इफेक्ट लगाया वो 4 आदमी के इफेक्ट के बराबर था, तो वही तो रिजल्टेंट है. जो एक आदमी ने जो फोर्स लगाया वो रिजल्टेंट है उन 4 आदमियों के फोर्सेस के रिजल्टेंट है, मतलब उसके बराबर है. उनका रिजल्ट जो भी है और इनका रिजल्ट जो है वो दोनों ही बराबर है. तो द सिंगल फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो ये मैंने आपको बता दिया, ये रिजल्टेंट फोर्स है. अब हम पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में. सो नेक्स्ट डेफिनेशन आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बैलेंस फोर्सेस. फोर्सेस या तो बैलेंस हो सकते हैं या अनबैलेंस हो सकते हैं. फोर्सेस क्या हो सकते हैं, या तो बैलेंस हो सकते हैं, बैलेंस या अनबैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस. तो बैलेंस फोर्सेस को मैं अगर डिफाइन करूं, डिफाइन बाद में करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बैलेंस फोर्स क्या होते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, इस यहां से भी धक्का लगा रहे हैं, कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, और यहां पर भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, है ना. कोई ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है ना. तो ये बताओ कहीं पर जाएगा क्या? जितना यहां से धक्का लगा रहा है उतना वहां से धक्का लगा है, तो ये कहीं नहीं जा पाएगा ना. तो ये कहीं नहीं जा पाएगा, तो मतलब इसका नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा. ये कहीं नहीं जा पाएगा, यानी वेलोसिटी ही नहीं बदल रही है. तो वेलोसिटी ही नहीं बदल रही तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा कि नहीं होगा. तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, इसका 0 हो गया, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स देखो आप कितना है, 0 है. 10 इसमें लग रहा है और 10 उल्टे में लग रहा है. तो 10 - 10 इस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट में आप एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं. तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 0. सो द फोर्स इज बेसिकली नेट फोर्स, F नेट. अगर मैं निकालूं F नेट इज इक्वल टू, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 0. और फोर्स 0 यानी एक्सीलरेशन भी 0. फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, हम आगे बताएंगे आपको, है ना. तो अगर इसमें बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी. तो अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस द बॉडी विल नॉट गो एनीवेयर एल्स. जब बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल में भी अगर कोई रखी हुई है बॉडी, तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन लगता है और इसको पृथ्वी भी खींचती है. इसको वेट ऑफ द ग्रेविटी, पृथ्वी इसको फोर्स लगाती है ना, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगती है, तो ये कहीं जाती तो है नहीं. सो द सिस्टम इज अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस. So the system is under the action of balanced forces. ठीक है ना. तो under the action of balanced forces the body का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा. under the action of unbalanced forces body का एक्सीलरेशन नॉन 0 रहेगा. आई बात समझ में. अगर पूरे सिस्टम में जितना मैं यहां से धक्का दे रहा हूं उतना वहां से धक्का दे रहा है, तो बॉडी कहीं नहीं जाएगी. अगर मैं सिर्फ यहीं से धक्का दूं तो बॉडी आगे जाएगी. अगर वहां के लिए से धक्का दूं तो बॉडी यहां आएगी, है ना. आएगी कि नहीं आएगी. अगर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लग रहा है, अगर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लग रहा है तो बॉडी इस तरफ कम भी मूवमेंट हो सकता है, उस तरफ भी मूवमेंट हो सकता है. अगर दोनों ही तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं तो फिर तो कहीं पे मूवमेंट हो ही नहीं सकता है. सो जब बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो बॉडी विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स are acting on a body, then the body will be moving with
मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, जो आपने पढ़ा है। वेलोसिटी उसकी क्या होती रहेगी, वेरी करती रहेगी, वेलोसिटी उसकी क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। सो बैलेंस फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं बैलेंस फोर्स को डिफाइन करूं, ये तो मैंने अभी बता दिया कि बैलेंस फोर्स कैसे होते हैं और अनबैलेंस फोर्स, ये तो एग्जांपल है बैलेंस फोर्स का, अगर इसी में एक को हटा दें तो अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब बैलेंस फोर्स को मैं डिफाइन करता हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस फोर्स को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स के तरीके से मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। बैलेंस फोर्स, forces, balance forces, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced. क्या बताया मैंने, resultant of all the forces acting on a body is zero. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced. Then the forces are said to be balanced, ठीक है ना। तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस। जैसे कि एग्जांपल ये है भाई, नेट फोर्स निकालिए आप, नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक कितना है, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो 10 और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो 10, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो नेट फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, तो एफ रिजल्टेंट, एफ नेट फोर्स जो नेट है, ये एफ नेट को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं उसको, रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर एफ नेट जीरो है तो द सिस्टम विल बी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्सेस। अब सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करना है और अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अनबैलेंस की डेफिनेशन आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब ये थ्योरी है, इसके बाद मजा आएगा जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल पर जाएंगे। सो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। आई बात समझ में। अगर एक एग्जांपल लूं मैं, अगर एक, चलो यहीं पे लिख देते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द forces acting on a body is not zero, is not zero, then the forces are said to be unbalanced. Then the forces are said to be unbalanced. तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। इसका एग्जांपल क्या है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, लगाया मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर कोई इसको खींचेगा, या भाई एक ब्लॉक को मैं खींच दूं इस तरफ और उस तरफ से कोई नहीं खींच रहा है, इसको धक्का दूंगा तो यहाँ में जाएगा नहीं जाएगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। नेट फोर्स यहाँ से मैं अगर एक और 10 का लगा दूं, एक और 20 न्यूटन का लगा दूं और यहाँ से मैं 5 न्यूटन का लगा दूं, तो देखो नेट फोर्स इसमें कितना, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो एफ नेट निकाल लीजिए आप, एफ नेट निकालिए। एफ नेट को ही हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, एफ नेट को ही हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का लग रहा है और 20 न्यूटन का लग रहा है। सो 10, अगर मैं राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं और लेफ्ट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 10 न्यूटन का ये लगा दिया मैंने फोर्स, और एक और फोर्स लग रहा है बॉडी में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एफ नेट देखेंगे आप कितना आएगा, ये 10 पॉजिटिव और ये 20 भी पॉजिटिव और ये 5 न्यूटन का ये लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -5, तो ये कितना हो जाएगा
30 माइनस 5 इज 25, तो 25 न्यूटन लग रहा है। तो यानी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स क्या नहीं है यहाँ पे, जीरो नहीं है, नॉट जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, द सिस्टम विल बी अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। अब ध्यान रखने वाली बात ये, बैलेंस फोर्सेस में एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, और अनबैलेंस केस में एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। या आप इस तरीके से भी, आप इस एक्सीलरेशन की तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ अंडर द एक्शन ऑफ forces the acceleration of the system is zero, under the action of forces the acceleration of the system is zero, then the forces are said to be balanced, है ना। under the action of unbalanced forces the acceleration of the system will not be equal to zero, under the if the तो unbalanced force की डेफिनेशन डिफाइन क्या करेंगे आप, अगर कोई फोर्स लग रहे हैं एक सिस्टम पर और वो एक्सीलरेट हो रहे हैं या रिटार्ड हो रहे हैं, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम पर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं। अगर एक्सीलरेट नहीं हो रहे हैं ना रिटार्ड हो रहे हैं, एक्सीलरेशन जीरो है, तो बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर सिस्टम पर किसी भी प्रकार का एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो जो भी फोर्स उस सिस्टम पर एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, बैलेंस फोर्सेस हैं। अगर सिस्टम पर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो जो भी फोर्स वो सिस्टम पर एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस हैं। वो क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस हैं। तो बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। सो फॉर आई हैव टॉट यू व्हाट इज फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, फोर्स के बारे में बता चुका हूं, और क्या बता चुका हूं, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बता चुका हूं, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बता चुका हूं आपको, और क्या बता चुका हूं, बैलेंस फोर्स के बारे में बता चुका हूं, बैलेंस फोर्स के बारे में बता चुका हूं, और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बता चुका हूं। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में मैं आपसे बातें कर चुका हूं। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एयर मेरे कांटेक्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल है, एयर मेरे कांटेक्ट में है मेरे भाई, तो एयर मेरे कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में जब होते हैं दो चीजें, तो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करती है ना। जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं, तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, ठीक है ना भाई। मेरे को हवा नहीं लग रही, मेरे को क्या नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही, तो एयर मेरे को कोई फोर्स नहीं लगा रही। अगर मैं तेज दौड़ने लगूं तो मेरे को हवा लगने लगेगी, यानी एयर मेरे को फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं कांटेक्ट तो है, लेकिन फोर्स लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं कांटेक्ट फोर्स की बताऊं तो फोर्स क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कांटेक्ट, एक तो पहली बात है उनके बीच में, दो बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, पहली बात। इफ ए बॉडी A is in contact with B, if A is in contact with B, then A can exert a force on B, a force on B, है ना। अगर एक बॉडी A है और वो B के कांटेक्ट में है, पहली बात तो कांटेक्ट होना चाहिए, पहली बात तो क्या है, कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे एक छोटा ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, एक के ऊपर नीचे रख दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या हो, फोर्स लगे। जैसा मैंने अभी बताया, हवा मेरे कांटेक्ट में, लेकिन मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर मैं दौड़ने लगूंगा तो मेरे को महसूस होने लगा कि हाँ भाई फोर्स लग रहा है, हवा लग रही है, तो पुशिंग फोर्स मेरे को लगेगा। तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। सो इफ A is in contact with B, then A can exert a force on B.
अगर ए इज इन कॉन्टेक्ट विद बी देन ए कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बी। ए बी को लगा सकती है, बी ए को लगा सकती है। ये ए को बी को दबा रहा होगा, इसको दो आदमी एक के ऊपर एक रख लो, एक सलीम है एक अमित के ऊपर, तो अमित का फोर्स तुम्हारे ऊपर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तुम भी लगा रहे होगे उसके ऊपर, लगा रहे होगे कि नहीं लगा रहे होगे? उसको भी पीछे लग रहा होगा ऊपर की तरफ, भाई ये इसको दबा रहा है तो ये भी इसको लगा रहा होगा, नहीं तो ये तो दबता चला जाए नीचे। आई बात समझ में कि नहीं आए? तो इनके बीच में क्या लग रहा है? कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। दो सरफेस जब कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में क्या लग सकता है? फोर्स लग सकता है। अगर मैं इनको ना बनाऊं तो अगर आप कहें किसी ऑब्जेक्ट को आप ने जमीन पे रख दिया तो वो क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस जमीन को पुश करेगा कि नहीं करेगा? दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा कि नहीं दबाएगा? प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? भाई जितना सिर में अगर कुछ रखा हुआ है तो वो प्रेस करेगा कि नहीं करेगा? आपका सिर भी उसको प्रेस करेगा। बेसिकली इसके क्या फोर्स लग रहे होंगे? इसमें पृथ्वी के द्वारा फोर्स लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में, और पृथ्वी को ये भी फोर्स लगा रही होगी। एम ब्लॉक के कारण पृथ्वी पर भी एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि वेट ऑफ द ग्रेविटी है। तो ये ब्लॉक है, इन ब्लॉक के भी, और ये पृथ्वी है, तो कांटेक्ट है हमारा। मैं खड़ा हूं जमीन पर तो मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं? और मेरी पूरी पृथ्वी और मैं भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा हूं कि नहीं घूम रहा हूं? अगर मैं पृथ्वी को क्या मान लूं मैं? एक प्लेन मान लूं, तो मैं सैर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? पूरी स्पेस की कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो कांटेक्ट फोर्स है। मैं जितना पृथ्वी को धक्का दे रहा हूं उतना मेरे को भी धक्का दे रहा है। मैं इसको जितनी तेज मारूंगा उतना मेरे हाथ में भी लगेगा कि नहीं लगेगा? धीरे से मारो तो कम लगेगा, और तेज मारो तो और तेज लगेगा। तो मैं इसको अगर दबाऊंगा, जितना दबाऊंगा तो उतना ही मेरे को भी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? है ना? तो कांटेक्ट आने, अभी देखो मेरे इसके कांटेक्ट में नहीं आए तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब कांटेक्ट में आएंगे तब फोर्स लगेगा ना, है ना? कुछ नॉन कांटेक्ट भी फोर्स होती है, कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होते हैं, जैसे कि मैग्नेट हवाई में लगती है ना? कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो जिनके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। अगर कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, अभी देखेंगे उसको। नॉर्मल फोर्स जैसे, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। ए इज इन कांटेक्ट विद बी, देन ए कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बी एंड बी कैन आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए, और बी भी ए को फोर्स लगा सकती है, तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन है। If A is in contact with B, then he can exert a force on B, and B will exert a force on A. Exert a force on A. ये है कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन। तो कांटेक्ट फोर्स को अगर हम बारे में बात करें तो कांटेक्ट फोर्स फिर से भाई साहब दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स एक तो नॉर्मल फोर्स और भी सारे नॉर्मल फोर्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं, अभी हमें थोड़ा पढ़ना है। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम बात करें। फ्रिक्शन फोर्स को कई बार हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं, या फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या सिंपली फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना? फ्रिक्शन बोला तो समझ लेना फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स बोला या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला तो वही है, तीनों एक ही चीज है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, जैसे ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर ये क्या रखा है? ब्लॉक ऑफ मास एम रखा है। ब्लॉक ऑफ मास क्या रखा है? एम रखा है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, और उस पर ये एम ब्लॉक का मास रखा हुआ है। तो कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ये इसको दबा रहा होगा पृथ्वी को, इसके द्वारा भी इस पे फोर्स लगे होंगे, तभी तो ये बैलेंस्ड है। तो ये इसको दबा रहा होगा और ये इसको ऊपर भी फोर्स दे रहा होगा। तो अगर ये है और ये बी है तो बी के द्वारा ए पर फोर्स लगा है और ए के द्वारा बी पर फोर्स लगा है। सो दिस आर ये कांटेक्ट फोर्स है। अगर दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस इन कांटेक्ट, तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल फोर्स। उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल फोर्स।
अगर दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, कांटेक्ट है, अगर कांटेक्ट है पहली बात तो कांटेक्ट होना चाहिए। ए नॉर्मल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स। इफ द फोर्स acting between the two surface in contact is perpendicular to the surfaces in contact, then the force is said to be normal force. Then the force is said to be normal force. Normal force को मैंने डिफाइन कर दिया मैंने। If the force it is a contact force, क्या बोलेंगे आप? It is a contact force. Contact force. It is a contact force. Which is perpendicular to the surfaces in contact, which is perpendicular to the surfaces in contact, to the surface। भाई दो सरफेस है ना, एक इसकी सरफेस एक इसकी सतह, the surfaces in contact, then the forces are said to be normal force. Then the forces are said to be normal force. Said to be normal force. Said to be normal force. Normal force। इसको जनरली एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जनरली एन से डिनोट करते हैं। सो इट इज ए कांटेक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। क्या बोल सकते हैं आप? इट इज ए कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। कुछ डेफिनेशन में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है। If the forces in contact is perpendicular, if the force in contact is perpendicular, ऐसे लिख दो। If the force in contact is perpendicular to the surfaces in contact, then the forces are said to be normal force. If the force in contact is perpendicular to the surfaces in contact, then the forces are said to be नॉर्मल फोर्स। तो मतलब भाई अगर दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर है किसके? उनकी सतह पर भी परपेंडिकुलर है। जैसे ये एम मास का ब्लॉक है, इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? पृथ्वी के द्वारा इस तरीके से लगा गया है ना, फोर्स बाय द अर्थ। ये फोर्स बाय द अर्थ है। और इस एम ब्लॉक के मास ने इस पर फोर्स कैसे लगाया है? ऐसे लगाया है। ये फोर्स बाय द एम ब्लॉक मास है ना, फोर्स बाय द एम ब्लॉक के मास ने इस पर ऐसे फोर्स लगा। अब ये देखो 90 डिग्री पर है कि नहीं है? द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस हैं उन सरफेस पर ये फोर्स जो है वो कांटेक्ट पर हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। इफ द फोर्सेस इन कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी नॉर्मल फोर्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये पैरेलल होता है टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट फोर्स जो लग रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहे हैं और वो उन सतह के पैरेलल हैं जो सरफेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। इफ द फोर्सेस इन कांटेक्ट, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करें। फ्रिक्शनल फोर्स इफ द forces in contact is parallel to the surfaces in contact, is parallel to the surfaces in contact, then the forces are said to be, then the force is said to be frictional force. Then the force is said to be frictional force। ये बोल सकते हैं along the surfaces in contact। यहां perpendicular to the surface in contact, यहां पर along the surface in contact।
फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स इन विच द it is a contact force in which if the forces in contact is parallel to the surfaces in contact, जो फोर्स लग रहे हैं वो कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, जैसे एक एम ब्लॉक का मास रखा है मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो ऐसे लग रहा है। जैसे हम जब चलते हैं ना तो हम पृथ्वी को ऐसे दबाते हैं और पृथ्वी को इस तरफ लगता है और हमें भी इस तरफ को एक फोर्स लगता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक टेंडेंसी होती है कि भाई वो किसी भी चीज को क्या नहीं करने देती है, चलने नहीं देती। अगर इट इज फ्रिक्शन, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि इट इज फ्रिक्शन बाय व्हिच मेक अस टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फ्रिक्शन ना हो, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी सरफेसेस। फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम नहीं चल पाते। तो अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आदमी यहाँ पे मैं खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ एक आदमी को, तो वो अपने पैर से इस पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलता है। क्या करता है? पीछे की तरफ पुश करता है और इसको एक फोर्स आगे की तरफ मिलता है, इसको एक फोर्स आगे की तरफ मिलता है। इस फोर्स के कारण वो पर्सन क्या कर पाता है, आगे की तरफ जा पाता है, आगे की तरफ क्या जा पाता है। तो इफ द फोर्सेस इन कांटेक्ट, भाई ये पर्सन इस सरफेस के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के कांटेक्ट में है। इफ द फोर्सेस इन कांटेक्ट इज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो फोर्स लग रहे हैं वो सरफेस के पैरेलल है कि नहीं है, और यहां पर जो फोर्स लग रहे थे उस सरफेस के परपेंडिकुलर थे कि नहीं। यहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहे थे, यहां पर क्या लग रहे थे, दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है। क्योंकि हम जितना चीजों को खींचते हैं तभी हम आगे जाते हैं, वही फ्रिक्शन फोर्स है। दो सरफेस के बीच में जब आपस में रिलेटिवली वो मूव करते हैं एक दूसरे के अपेक्षा में, वो जैसे हम हाथ को रब करते हैं ना, तो क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। तो इस वजह से उसमें हीट आती है। इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या आप बोले तो ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है बेसिकली, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्योंकि दो सरफेस जब आपस में टच होती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को प्रेस करती हैं, और प्रेस करती हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। क्योंकि एटम के बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाती है, एक दूसरे को प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है पिक्चर में। फ्रिक्शन फोर्स इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स खुद ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब तक फ्रिक्शन नहीं हो, जब तक क्या नहीं हो, घिसाई नहीं हो, तब तक क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पार्टिकल से जो हमारी स्केल होती है से में ऐसे रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज अप हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो उसमें ज्यादा चले जाएंगे या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, या उससे हमारे बालों पर चले जाएंगे। तो दोनों चीजें चार्ज अप हो जाती है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, है ना। तो दूसरी चीजों को वो अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, कर सकती है कि नहीं कर सकती, कर सकती है कि नहीं कर सकती, है ना। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और फोर्सेस इस तरीके से एक्ट करें कि वो पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपल फ्रिक्शन। जब दो सरफेस के बीच में इस तरीके से फोर्स एक्ट करें कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में और नॉर्मल फोर्स के बारे में। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देते हैं भाई। अभी तो थ्योरेटिकल है, तो अगले चैप्टर में नहीं, थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ न्यूटन्स के लॉ अगर हम पढ़ लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि हवा हमें क्या करती है, पुश करती है कि नहीं करती, करती है पुश की नहीं करती है। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं और हवा ने मेरे को क्या किया है, विंड मेरे को पुश कर रही है कि नहीं कर रही है। एयर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मी, तो मैंने ये बता दिया कि ये क्या है, पुश फोर्स है, पुशिंग फोर्स कर रही है। अब ये बताइए आप मेरे को कि भाई
एयर के द्वारा क्या होगा मेरे को, एयर exert a pushing force on my body, ठीक है भाई, पुश फोर्स लग गया आपको इस डायरेक्शन में, अब ऐसे चल रही होगी एयर के द्वारा मेरे को पुश फोर्स लगा। तो क्या, अब मेरा क्वेश्चन है, कैन एयर exert a pulling force on my body, a pulling force on my body, ये मेरा क्वेश्चन है, कैन एयर exert a pulling force on my body, क्या एयर मेरे ऊपर पुलिंग फोर्स लगा सकती है, और लगा सकती है तो क्यों लगा सकती है, और नहीं लगा सकती है तो क्यों नहीं लगा सकती है, आई नीड द रीजन। ये आपका क्या है, असाइनमेंट है, होमवर्क है, अगले लेक्चर में आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है ना, अगले लेक्चर में मैं आपसे ये पूछूंगा, आप आसानी से डेफिनेशन पर जा सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। I'll discuss in the next lecture. अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बस दो फोर्स और रह गए हैं बेसिकली, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है जो आपके पेन में होती है, स्पाइरल ऐसे होती है, मेटालिक स्प्रिंग होती है। तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाती है दो ऑब्जेक्ट, कैसे देखेंगे, सिंपल, जब नॉर्मल वे में स्प्रिंग होती है, नॉर्मल वे में जब स्प्रिंग होती है, जैसे मैं अभी चाहिए भाई, ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है और नेचुरल लेंथ है अभी इसकी, इसमें ना तो एक्सटेंशन है ना ही कंप्रेशन, ठीक है ना ये एक्सटेंडेड है ना ये कंप्रेस्ड है, और ये 2m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ना ये नेचुरल लेंथ में है, क्या है, नेचुरल स्टेट में है लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ना उसमें एक्सटेंशन है ना उसमें क्या है, कंप्रेशन है ना। तो नेचुरल लेंथ में ना इसको कोई फोर्स लगेगा स्प्रिंग के द्वारा, ना इसको कोई फोर्स लगेगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको खींच दूं, अगर मैं क्या करूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, मैं क्या कर दूं, एक्सटेंडेड स्प्रिंग है, क्या है ये, एक्सटेंडेड स्प्रिंग है, ये क्या है, ये एक्सटेंडेड स्प्रिंग है। तो क्या होगा, तो होगा क्या, अगर मैंने इसको खींच दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस में इसको खींच दिया तो ऐसे आ जाएगा, और ये खींच दिया मैंने इसको, तो अब स्प्रिंग इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कौन सा फोर्स लगेगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, यानी फोर्स इस तरीके से लगेगा, फोर्स लगेगा इस तरीके से, और ये कैसा होगा, पुलिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पुलिंग फोर्स, और इसको भी कौन सा पुलिंग फोर्स लगेगा, ये भी इस तरफ खींची चली आएगी कि नहीं खींची चली आएगी। अब ये फोर्स, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही स्प्रिंग है और एक ही तरीके के फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी ज्यादा अमाउंट में एक्सीलरेट होगी और ये बॉडी कम अमाउंट में एक्सीलरेट होगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। नहीं समझ पा रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू ma से आप निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू ma। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, ये आप याद कर लीजिए। तो इसमें दोनों पर पुलिंग फोर्स लगाएंगे। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, कंप्रेस वे में ला देता हूं। मैंने इसको दबा दिया, क्या कर दिया, इसको दबा दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, दबा दिया, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ये, क्या है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। अगर मैंने दबा दिया तो अब इसमें कैसा लगेगा, पुलिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये दूर दूर भागेंगे नहीं भागेंगे, ये इसमें पुल कर रहा है, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स इसको क्या करेगा, पुल करेगा, और ये स्प्रिंग भी इसको क्या करेगी, पुल करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, पुलिंग
फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? पुलिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। तो नेचुरल लेंथ जब होगी स्प्रिंग की तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होंगे। जब एक्सटेंडेड स्प्रिंग होगी तो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, दैट विल बी पुलिंग इन नेचर, और दोनों ही आपस में पास में आने की कोशिश करेंगे। जब कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी तो फोर्स विल बी एक्टिंग, द फोर्सेस विल बी, कौन से फोर्स होंगे? पुशिंग फोर्स होंगे। सो दिस इज द फोर्स exerted by the spring on the blocks or the is called the, तो ये है फोर्स जो कि एक स्प्रिंग ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है। सो these are the examples of the force by the spring। अब हर एक ऑब्जेक्ट को हमारी पृथ्वी क्या करती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ खींचती है कि नहीं खींचती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हम पढ़ते हैं, वेट ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट को हमारी पृथ्वी क्या करती है? खींचती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जिस फोर्स से हमारी पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है वही उसी बॉडी का क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी होता है ना। जिस कोई भी बॉडी का को जिस अमाउंट से वो बॉडी पृथ्वी खींच रही है, जैसे अगर ये इसका मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो इसका फोर्स क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द वेट ऑफ द बॉडी, है ना। इसको ही हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द बॉडी। इसको ही हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द बॉडी। इसको ही हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ द बॉडी। तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ is called as the weight of the body. Force exerted by the earth is called as the weight of the body. क्या बोल सकते हैं? Force exerted by the earth is called the weight of the body. Force exerted by the earth on the object is called the weight of the object, is called the weight of the object। आ गई बात समझ में? और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो उसका मास है m और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो F is equal to mg, दिस विल बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या आप F से डिनोट कर सकते हैं या W से डिनोट कर सकते हैं। That's all for today. Tomorrow we shall discuss गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे और फिर टाइम बचा तो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।